नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज बात फाइनल 22 वाला खेला साइकिल वाला की, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 22 में बड़ा खेला करने के लिए खिलाड़ियों को अपना हथियार बना लिया है। रविवार को प्रदेश के हर जनपद में समाजवादी पार्टी ने खिलाड़ी घेरा का आयोजन किया और सरकार पर खिलाड़ियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर जमकर निशाना साधा प्रहार किए। वहीं अखिलेश यादव ने सत्ता की नींव हिलाने की हुंकार भरी, लेकिन सवाल बड़ा है कि 22 वाले फाइनल में किसका खेला होगा, क्योंकि अभी सब अपने आप को खिलाड़ियों का खिलाड़ी साबित करने में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, ये चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा। रिपोर्ट। साइकिल का खिलाड़ी घेरा, क्या 22 में होगा खेला? अखिलेश यादव ने भरी हुंकार, सत्ता की नींव हिलाने की ललकार। 2022 की लड़ाई खिलाड़ियों पर आई। यूपी विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी खुलकर मैदान में आ गई है। क्योंकि अगर ये चुनावी खेल है तो 22 में खेला करने के लिए अखिलेश यादव खिलाड़ियों को आधार बनाकर अपना सबसे बड़ा दांव चल रहे हैं और नाम दिया है खिलाड़ी घेरा। अखिलेश यादव ने खिलाड़ी घेरा को सफल बनाने और सत्ता की नींव हिलाने की हुंकार शनिवार को ही ट्वीट के जरिए कर दी थी। ये इसी का असर था कि रविवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी जनपदों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खिलाड़ी घेरा आयोजन कर न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में पक्षपात से लेकर भेदभाव का जिक्र कर सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। खेल को आगे बढ़ाने को लेकर, खेल में पारदर्शिता को लेकर, भेदभाव को लेकर, ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है और ये पूरे प्रदेश में अभियान आज शुरू हुआ है। इस तरह के लगातार अभियान चाहे खिलाड़ियों को हो, नौजवानों को हो, बेरोजगारों को हो या फिर किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे आई है और चुनाव की तैयारियों से जोड़कर ही इसे देखा जा रहा है। सपा का यह आयोजन यूं तो प्रदेश के सभी जिलों में हुआ, लेकिन लखनऊ का इको गार्डन चर्चा का केंद्र रहा। वहीं झांसी में मेयर ध्यानचंद स्टेडियम में समाजवादी स्पोर्ट्स विंग के प्रभारी हसनुद्दीन सिद्दीकी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस आयोजन का साफ और सीधा मकसद है कि समाजवादी पार्टी 2022 में अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहती है और खिलाड़ी घेरा जैसे कार्यक्रम के जरिए वो संदेश देना चाहती है कि खिलाड़ियों की जितनी फिक्र उसे है, किसी को उतनी नहीं। वहीं जानकार समाजवादी पार्टी के इस आयोजन को हाल ही में योगी सरकार के द्वारा लखनऊ में किए गए खिलाड़ी कुंभ के जवाब के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ियों के सम्मान में योगी सरकार ने अपना खजाना खोला और दिल खोलकर ओलंपिक से मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों पर इनाम की बरसात की, उसे पूरे देश ने देखा। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया, उससे भी कहीं न कहीं कोई बड़ा मैसेज ही गया। जानकारों की माने तो खिलाड़ियों का सम्मान और खेल रत्न का नाम ध्यानचंद के नाम पर करना यूपी चुनाव में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी में एक बड़ी आबादी युवाओं की है और बड़ी संख्या में युवा किसी न किसी खेल से जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि चाहे भाजपा हो, सपा हो या कोई और पार्टी, सबकी नजर खिलाड़ियों के जरिए एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है। लेकिन इस चुनावी खेल में कौन किसका खेला करता है और कौन खिलाड़ियों का खिलाड़ी साबित होता है, ये देखना होगा। फिलहाल सभी अपने आप को सबसे बड़ा सियासी खिलाड़ी साबित करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी के खेला के बाद अब बात प्रियंका गांधी वाड्रा के मध्यम स्ट्रोक की। जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने मारा तो सरकार पर है, लेकिन टारगेट पर है प्रदेश का मध्यम वर्ग, जिसे साध कर प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में अपनी खोई हुई ताकत को फिर से पाना चाहती है। लेकिन मुश्किल यह है कि यूपी में प्रियंका के अलावा कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि प्रियंका जब यूपी आती हैं तो कांग्रेस मजबूत नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली लौट जाती हैं कांग्रेस कमजोर दिखने लगती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका का यह मध्यम स्ट्रोक कोई काम करेगा? रिपोर्ट देखिए।
प्रियंका गांधी का प्रहार, यूपी में लड़ाई आर पार। महंगाई की मार, प्रियंका ने पूछा सबसे बड़ा सवाल। क्या कर्ज की मार ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है? और क्या सत्ता में विराजमान भाजपा अपने खरबपति मित्रों की तिजोरी भरने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करने में लगी है? ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये एक एक आरोप कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सत्ता में बैठी भाजपा पर लगाए हैं। लेकिन इनके इन आरोपों में कितना दम है, यही बड़ा सवाल है। यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके भारत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कोरोना महामारी की वजह से होम लोन ना चुका पाने के चलते लोगों के घरों की नीलामी का मुद्दा उठाया है। प्रियंका का कहना है कि जहां लोगों के घरों को बैंक नीलाम करा रहे हैं, वहीं भाजपा सरकार अपने खरबपति मित्रों के लिए देश की संपत्तियां नीलाम कर रही है। मध्यम वर्ग की इस समस्या को प्रियंका ने भाजपा के खरबपति मित्रों की तिजोरी में बहार का जुमला दिया है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में 3 दशक के वनवास को खत्म करने की कोशिश में जुटी हैं। हाल ही में कांग्रेस के भाजपा गद्दी छोड़ो और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन बताते हैं कि कांग्रेस अभी नहीं तो कभी नहीं वाले फॉर्मूले पर काम कर रही, और इसके लिए कांग्रेस गरीबों के साथ साथ मध्यम वर्ग को अपना हथियार बना रही। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट में इसकी झलक साफ नजर आती है, क्योंकि इसमें लोन का जिक्र करके प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्यम वर्ग की आबादी को टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल प्रियंका की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का है, जिसको लेकर भाजपा अक्सर निशाना साधती रही है। तमाम घरों को पक्का घर बनाने का काम किया है। जो झोपड़ियों में रहा करते थे, जिन पर पक्की छत नहीं हुआ करती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 35 लाख से ज़्यादा लोगों को आज पक्का घर मिला है। आज हम गरीबों के जीवन में उजाला लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी के नाम पर आज राजनीतिक रोटी सेकने का काम प्रियंका वाड्रा जी कर रही हैं। ये वही प्रियंका वाड्रा जी हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान फर्जी बसों की सूची दे करके लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक रगड़ने का काम किया। वहीं कांग्रेस के सामने एक सवाल यूपी में नेतृत्व का भी है, क्योंकि जब जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश आती हैं तो कांग्रेस में दम नजर आता है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली लौट जाती हैं कांग्रेस मुरझाई नजर आती है। ऐसे में कांग्रेस को एक बड़े चेहरे की जरूरत है जो प्रियंका गांधी वाड्रा की गैर मौजूदगी में पार्टी का नेतृत्व कर सके, या फिर खुद प्रियंका गांधी को यूपी में चुनाव तक खूंटा गाड़ना होगा। और जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का आरोप भाजपा लगाती है, उसका टिक कर जवाब देना होगा। क्योंकि अगर प्रियंका सोचती हैं कि सिर्फ ट्वीट कर देने भर से या महीने 2 महीने में यूपी आने से काम चल जाएगा, तो ये बड़ी भूल है। क्योंकि यूपी में विपक्ष की कतार में प्रियंका का नंबर सबसे आखिरी है। ऐसे में उन्हें भाजपा को टक्कर देनी है तो कुछ बड़ा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राष्ट्रपति के राम राज्य वाले संकल्प की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार को भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचे और वहां पर उन्होंने राम कथा पार्क में दीप जलाकर रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। वहीं रामलला के दर्शन कर भगवान राम के आदर्शों को याद किया। इस मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। देखिए। जगमग हुआ अयोध्या धाम, राष्ट्रपति बोले जहां अयोध्या वहां राम। रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ, अयोध्या में नए युग का आरंभ। अगस्त महीने में ये दूसरी बार है जब भगवान राम की नगरी अयोध्या देश भर के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचे तो पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर टिक गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम कथा पार्क में दीप जलाकर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया तो पूरी नगरी भगवान जय श्री राम के उद्घोष से गूंजने लगी। राम कथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए कहा कि अयोध्या वही है जहां राम है। भारत ही नहीं, विश्व की अनेक लोक भाषाओं और लोक संस्कृतियों में रामायण और राम के प्रति सम्मान और प्रेम झलकता है। यहाँ तक कि पिछली पीढ़ियों में
ऐसे अनेक लोग रहे हैं जो स्कूली शिक्षा से वंचित होते हुए भी राम कथा पर गहरी रुचि व ज्ञान से परिपूर्ण होते थे और वे समाज का सदैव मार्गदर्शन करते थे। मैं तो समझता हूँ कि मेरे परिवार में जब मेरे माता पिता और बुजुर्गों ने मेरा नामकरण किया होगा तब उन सब में भी संभवतः राम कथा और प्रभु राम के प्रति वही श्रद्धा और अनुराग का भाव रहा होगा जो सामान्य लोकमानस में देखा जाता है। वहीं राष्ट्रपति के अयोध्या पहुंचने पर सीएम योगी ने राम नामी उड़ाकर और राम दरबार का चित्र भेंट कर उनका स्वागत किया, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति की धर्मपत्नी को बनारसी साड़ी भेंट की। सीएम योगी ने राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे को अपना सौभाग्य बताया। वास्तव में जन जन के राम है और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। गौरतलब है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और रामलला का मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब तक अयोध्या में रहे पूरे राममय में नजर आए। रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी भी गए थे, वृक्षारोपण किया, रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। वही राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अयोध्या को पूरी तरह से किले में बदल दिया गया था। अयोध्या के सभी प्रवेश पॉइंट पर बैरियर लगाए गए थे। जब तक राष्ट्रपति अयोध्या में रहे बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक रहे। मतलब साफ था, अयोध्या से राष्ट्रपति एक नया इतिहास लिखकर आए हैं जिसका जिक्र आने वाले दिनों में खूब किया जाएगा। अयोध्या से ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा। और अब बात 5 करोड़ के उस स्कूल की जो 5 साल से धूल खा रहा है। मतलब स्कूल को बने सालों हो चुके हैं लेकिन स्कूल खुला नहीं है। ये शिक्षा विभाग की उदासीनता का नतीजा है। हजारों पत्र और शिकायतों के बाद भी अब तक स्कूल बंद पड़ा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बदहाल हुआ 5 करोड़ की लागत से बना स्कूल। बहुत हुआ इंतजार, कब होगा सोनभद्र के स्कूल का उद्धार। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बना ये स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि 5 करोड़ की लागत से बना स्कूल सपा के शासनकाल में बना था, पर इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन इसके बाद भी ये स्कूल शुरू नहीं हुआ। न यहाँ कभी कोई क्लास लगी, न कभी कोई टीचर पढ़ाने आया, और अब शुरू होने से पहले ही ये स्कूल खंडहर में तब्दील हो गया है। ये शिक्षा विभाग की उदासीनता का ही नतीजा है कि उसने करोड़ों की लागत से बने एक स्कूल को इस हालात में पहुंचा दिया। 6 साल हो गया, अब तक से कोई नुक्ति नहीं हुआ, कोई टीचर यहाँ नहीं आया। वह किस लिए, एक मूर्त के लिए संजय बना है क्या, या दर्शन करने के लिए? यहाँ सरकार को नुक्ति करना चाहिए। आपको बता दें कि स्कूल सोनभद्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र में है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ के बच्चों को दूर दराज इलाकों में न जाना पड़े। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, स्कूल बना भी, लेकिन कभी शुरू ही नहीं हुआ। अब सवाल बड़ा है कि ये स्कूल शुरू कब होगा और कब इसका उद्धार होगा और कब यहाँ के बच्चों का भविष्य सुधरेगा, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग कई बार सांसद, विधायक, जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर स्कूल शुरू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब ग्रामीणों का गुस्सा प्रशासन की उदासीनता के बाद 7वें आसमान पर है। 5 साल हो गए लेकिन अभी तक ये विद्यालय चालू नहीं हो पाया। इस गवर्नमेंट में भी 10 टीचर जो है नियुक्त नहीं हो पाए जिससे विद्यालय चालू हो सके जी। आज जाके देखेंगे तो वहाँ पे झाड़ी उगाए है चारों तरफ बाउंड्री के अंदर। वहीं एबीपी गंगा ने जिला विद्यालय निरीक्षक को जब इस मामले से अवगत कराया तो उन्होंने जल्द से जल्द सभी कमी को दूर कर स्कूल शुरू करने की बात कही।
प्रकरण की जानकारी हमें आपके माध्यम से ही अभी मिल रही है। इस संबंध में जो वीडियो आप द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इसको संबंधित खंड विकास अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा और उनसे विवरण प्राप्त करने के बाद ही पूरी स्थिति के बारे में डिटेल में बताया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस स्कूल का उद्घाटन खुद सीएम ने किया हो और वो उसके बाद भी शुरू ना हो पाया हो, तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि प्रदेश में एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो स्कूल की कमी के चलते पढ़ाई नहीं कर पाती। लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां स्कूल हैं लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ नहीं पाते। उम्मीद है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के आश्वासन के बाद ये स्कूल जरूर शुरू होगा और बच्चों का भविष्य बदलेगा। सोनभद्र से संतोष कुमार सोनी, एबीपी गंगा। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के चैंपियन मंत्र की। जब मन की बात के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के सभी युवाओं को दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि ओलंपिक में पदक जीतकर खिलाड़ियों ने सिर्फ देश का मान नहीं बढ़ाया, बल्कि युवाओं के दिल में खेल का भाव बढ़ाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश को एक सूत्र में बांधते हुए त्योहारों का महत्व भी समझाया। रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का मान, 41 साल बाद आई हॉकी में जान। पीएम मोदी ने की जन्माष्टमी से लेकर विश्वकर्मा जयंती तक चर्चा। खिलाड़ियों का सम्मान और देश के युवाओं में खेल का भाव पैदा करना कोई प्रधानमंत्री मोदी से सीखे, क्योंकि पहले ओलंपिक में पदक जीतकर आए खिलाड़ियों का सम्मान किया और अब मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने खिले भी का नारा देकर खिलाड़ियों के जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब देश में खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिले। प्रधानमंत्री मोदी ने खेल दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद का जिक्र किया और 41 साल बाद ओलंपिक में पदक जीतकर आई हॉकी टीम की जमकर तारीफ की। भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से जान भर दी और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जन्माष्टमी से लेकर विश्वकर्मा जयंती पर चर्चा करते हुए पूरे देश को त्योहारों के महत्व को समझाया। साथियों, दुनिया के लोग जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन महान परंपराओं को आगे लेकर जाएं। जो कालबाह्य है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है। हम अपने पर्व मनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसके पीछे के अर्थ को समझें। इतना ही नहीं, हर पर्व में कोई न कोई संदेश है, कोई न कोई संस्कार है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। इस दौरान पीएम मोदी ने साहित्य ज्ञान का जिक्र किया, संस्कृत भाषा पर जोर देते हुए कहा कि ये भाषा जितनी सरल है उतनी ही सरस भी। साथियों, हमारे यहाँ संस्कृत के बारे में कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः एकता मूलकम राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है, उसे मजबूत करती है। एक तरह से पीएम मोदी ने खेल से लेकर विज्ञान और साहित्य से लेकर स्टार्टअप का जिक्र कर पूरे देश को
एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।